एकदम माइक में भी चेक कर लियो अपने भाई। ठीक है जी, करो स्टार्ट। नमस्कार। आज पूरे हरियाणा में किसी भी क्षेत्र के अंदर नागरिक संतुष्ट नहीं है। किसान 7-8 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ना हरियाणा की बीजेपी सरकार उनसे बात करती, ना केंद्र की सरकार बात करती। देश के अन्नदाता को बॉर्डरों के ऊपर सर्दी, गर्मी, बरसात सहन करने के लिए छोड़ दिया है। संसद में तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, मगर वो फोन नंबर नहीं देते। हमने संसद में भी उनसे कहा था कि आप फोन का 1 रुपया लगता, आप हमारे से ले लो, आप खुद फोन कर लें, परंतु ना खुद फोन करते हैं ना किसी को फोन नंबर देते। किसान तीनों काले कानूनों के विरुद्ध बैठे, एमएसपी गारंटी के कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं। आजादी के 73 साल बीत गए, आज तक बात बीजेपी की चल रही है। ये तो कहते रहे कि हम एमएसपी देंगे, परंतु 5% फसल का एमएसपी मिलती है। नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी, परंतु लिखित में देने के लिए तैयार नहीं। मैं बात युवाओं की करूं, पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी से युवक गुनाह के रास्ते पर चल रहे हैं। पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पीएचडी तक के छात्र हैं, परंतु रोजगार नहीं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है 9 तारीख को आम आदमी पार्टी का युवा विंग हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर इस बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। इस सोती हुई गूंगी बहरी सरकार को उठाने का काम करेगा। मैं व्यापारियों की बात करूं, पिछले 7 साल से हरियाणा में एक नया उद्योग नहीं लगा है। अभी तो जो प्रतिष्ठित उद्योग, मारुति जैसे कुछ उद्योग थे, वो यहाँ से पार्टली शिफ्ट हुए। नया व्यापार नहीं खुल पा रहा, सुरक्षा व्यवस्था इतनी दिक्कत है, दिन दहाड़े हत्याएं होने लगी हैं, थाने के अंदर गोलीबारी होने लगी है, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं अखबारों में सुर्खियों के साथ दिन प्रतिदिन चलती हैं। महिला सुरक्षा की बात करूं, शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलती हुई डरती है। रेप तक की खबरें अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे छपती है। मैंने संसद में भी कहा था कि महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर हरियाणा राजधानी बन चुका है देश में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाति और धर्म के नाम पे पूरे प्रदेश को बांट दिया। ना रोजगार की बात करते, ना बिजली की बात करते, ना पानी की बात करते, ना स्कूल की बात करते, ना हॉस्पिटल की बात करते। आज पूरा हरियाणा अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली मॉडल को यहाँ पे चाहता है। जिस प्रकार दिल्ली में लोग भूल के बिजली जाती है, दिल्ली में लोग भूल गए कि पानी कभी नहीं आता, कभी टैंकर की लाइनें होती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर, सरकारी कॉलेजों के अंदर हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को वहाँ दाखिला मिले जहाँ इसकी ज़िंदगी बच जाए, और दिल्ली के कॉलेजों में इसको दाखिला मिल जाए। जान बचानी है तो दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। गुड़गांव में पूंजीपति लोगों के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल तो बनाए, महंगे हॉस्पिटल, परंतु सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे गुड़गांव में कुछ ना आईसीयू है, ना ऑपरेशन थिएटर है। पिछले कई साल से मेडिकल कॉलेज बनना लंबित पड़ा, परंतु सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला गुड़गांव सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। आज पूरे हरियाणा सरकार की, मैं अगर सरकारी सुविधाओं की बात करूं तो गुड़गांव के अंदर सबसे कम मेडिकल फैसिलिटी है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा सरकार ने 1400 सरकारी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया। लाखों बच्चे निकल गए। ऐसी स्थिति के अंदर आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप के अंदर निकल रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, हम नगर पालिकाओं का चुनाव लड़ेंगे,
नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और फिर विधानसभा लेवल का चुनाव लड़ेंगे। उसी की तैयारी करने के लिए मैंने 90 की 90 विधानसभाओं का दौरा रखा है। आज उसी दौरे के तहत आज मैं यहाँ पे मैं गुड़गांव विधानसभा का, बादशाहपुर विधानसभा का, सोना विधानसभा का, पटौदी विधानसभा का और बावल विधानसभा का आज 5 विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। गुड़गांव के कार्यकर्ताओं से मिला मैं आज। गुड़गांव निगम के अंदर 35 वार्ड है। 35 के 35 वार्ड में हमारी 21 पदाधिकारियों की टीम बनाने का आज यहाँ पे निर्णय लिया गया है। 35 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। 35 अलग अलग लोग 1 महीने के अंदर उस टीम का गठन करके पुनः यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उन करीब 781 जो पदाधिकारी बनेंगे उन हम सब सामूहिक तौर पर बैठकर विचार करेंगे कि गुड़गांव निगम के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुड़गांव के अंदर किस प्रकार वाटर लॉगिंग होती है, गुड़गांव में सड़कों की और नालियों की मरम्मत कितनी दूर अब रहने लगी है, गुड़गांव में किस प्रकार मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, गुड़गांव में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन सब बातों पे बारीकी से विचार करेंगे और गुड़गांव के जनजीवन को सुधारने के लिए अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार आती है, क्या सशक्त है शिक्षा और रोजगार की आप गारंटी देंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, अगर की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार तो आई रही है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी से लोग नफरत करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े थे, अब मलाई के चक्कर में इकट्ठा रह रहे हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, ये आम आदमी पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य है कि हम जनमानस को शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की गारंटी दें ताकि उसको रोजगार मिले। बिना पढ़ाई के ये देश जो 73 साल से आज़ादी के बाद विकासशील देशों की श्रेणी में बैठा हुआ है, ये देश विकसित हो सके। सर, आपने रोजगार की बात कही थी, अभी आपने बोला कि रोजगार की बात, कि रोजगार नहीं मिल रहा, आप कैसे रोजगार देंगे? वही जवान है, पढ़े लिखे, आपके टाइम में भी आएंगे, उनको आप कैसे रोजगार देंगे? किस प्लान से आप नए से नए उद्योग लगे? क्योंकि मैक्सिमम चीज प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, रेलवे बिक रही है, सब कुछ बिक रहा है। बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ पे है, इन्होंने रेल बेच दी, सेल बेच दी, डाकखाने बेच दिए, एयर इंडिया बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जितने सरकारी उपकरण थे सब बेच रहे हैं। सरकार के अंदर फिर भी लाखों सेंक्शन पोस्ट पड़ी हुई है, ये रोजगार दे नहीं रहे, उसको जानबूझ के खाली रखते हुए। आम आदमी पार्टी सरकारी संपत्ति बनाती है, सरकारी संपत्ति को बेचती नहीं है। आम आदमी पार्टी मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाकर रोजगार मेले लगवाती है। दिल्ली के अंदर भी हमने रोजगार मेले लगवाए हैं और लोगों को रोजगार दिए। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले आम व्यक्ति को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देनी शुरू करी। हमने फेलोशिप निकाली विधानसभा लेवल पे, पार्लियामेंट के लेवल पे, जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे आज राजनीति के अंदर जो अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, उनकी बजाय पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको राजनीतिक ट्रेनिंग भी हम देते हैं ताकि जो देश का भविष्य है, जिसपे स्कूलों के अंदर पल रहा है, कॉलेजों के अंदर पल रहा है, वहाँ से निकले और देश को बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर मिले, देश को बढ़िया मंत्री मिले जो देश को बदलने की सोच रखते हैं। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बदला है, हमने शिक्षा के ऊपर 26 से 27% बजट खर्च किया है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। अगर मैं भारत सरकार की बात करता हूँ तो शिक्षा में 2.5% खर्च करती है। कहाँ 2.5% और कहाँ 26-27%? आप इस कंपैरिजन को लगा लें और इस कंपैरिजन को हम हरियाणा के अंदर भी लें। सर, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर आज भी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, जो आपने बिजली पानी की बात की वो प्रॉपर लोगों ने मिल पाती। दिल्ली की एक कॉलोनी मुझे ऐसी नहीं बता सकते जहाँ पे 24 घंटे बिजली ना मिलती हो। एक मकान ऐसा नहीं बता सकते जहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं हो। आप कॉलोनी की बात करें, मैं एक मकान की गारंटी दे सकता हूँ। एक मकान ऐसा नहीं बता सकते, एक झुग्गी ऐसी नहीं बता सकते जहाँ पे हमने बिजली का कनेक्शन ना दिया हो। हमने सब जगह बिजली का कनेक्शन दिया है, सब जगह हमने पानी के कनेक्शन डाले हैं, सारी कॉलोनी के अंदर हमने सीवर के कनेक्शन डाले हैं और 24 घंटे बढ़िया बिजली पानी वहाँ पे मिलती है। और शिक्षा चिकित्सा हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करा है। बंद हो चुके हैं, हमने कोशिश कर नहीं, की है। ये जहाँ में सर्च किया मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं। 100% मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। ये बीजेपी की सर्च कह सकते हैं। आपका कोई पत्रकार बंधु मेरे साथ चले और मुझे एक बंद दिखाए। सर, बात करें अभी लोगों ने जिस प्रकार भाजपा को वोट देके देख लिया, कांग्रेस को वोट देके दिया, कोई भी खरा नहीं उतरा, तो लोग आम आदमी पार्टी पर किस प्रकार उम्मीद करेंगे खड़ी उतरेगी?
अभी आम आदमी पार्टी का तीसरी बार दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीती है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कहा कि यदि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और अमित शाह ने एक बात कही थी कि इतनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग तक करंट जाए। तो आप फर्क समझें, बीजेपी जाति और धर्म के नाम पे वोट मांग रही थी, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रही थी, और अरविंद केजरीवाल काम के नाम पे वोट मांग रहा था। देश के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि मैंने काम किया हो तो वोट देना। बाकी सारे मुख्यमंत्री कहते हैं भाइयों काम करूंगा वोट दो, परंतु अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने किया तो देना, नहीं तो मत देना। सर गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पर आपकी पार्टी का दबदबा होना चाहिए था, तो दबदबा अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको अभी बताया कि 35 वार्ड है, 35 वार्ड में 21 पदाधिकारियों की टीम आज पीछे भी कह गया 2 साल हो गए सर, 2 साल में अभी तक नहीं, 2 साल में 1 साल कोविड में निकल गया। आने वाले समय में 2 साल के अंदर 1 साल कोविड में निकल गया। अब संगठन के हम पूरा निर्माण कर रहे हैं। पूरे हरियाणा को हमने 4 जोन के अंदर बांटा है। साउथ जोन के अंदर गुड़गांव पड़ता है, इसमें 6 जिले हैं। इन 6 जिलों के अंदर हमने जिम्मेदारी अलग बांटी है। हर इस तरीके से 6 जिले नॉर्थ जोन में, 6 जिले सेंट्रल जोन में और 4 जिले वेस्ट जोन में। इस तरीके से पूरे हरियाणा को बांटा है, डिसेंट्रलाइज पावर को किया है। जो स्वराज का प्लान आम इंडिया का आम आदमी पार्टी का रहता है, उसी लिहाज पे चलते हुए आज हमने कोई दिल्ली में बैठ के या किसी हेड ऑफिस में बैठ के पदाधिकारियों की या जिम्मेदारियों की घोषणा नहीं की। यहाँ पे कार्यकर्ता बुलाए और उनके बीच में तय किया कि कौन कहाँ की जिम्मेदारी लेगा और उनको बांध। सर आपकी सरकार अगर आती है हरियाणा के अंदर, तो आप दिल्ली के अंदर बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, हरियाणा में अगर आ गई तो हरियाणा पुलिस आपके अंडर में रहेगी, तो उस दौरान आप भ्रष्टाचार को कितना कम कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट दिल्ली एक यूटी है। दिल्ली में सर्विसेज हमारे पास इन्होंने ज़बरदस्ती छीन रखी है, दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली की ज़मीन हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद भी हमने 5 साल के अंदर वो कमाल किया कि अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है तो उसके धर्मपत्नी कहते हैं मैं इनके स्कूल देखना चाहती हूँ। UN के सेक्रेटरी जनरल आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूँ। हरियाणा में तो हमारे पास पूरी पावर होगी, जो वहाँ पे 5 साल में क्या 2.5 साल में कर देंगे, हरियाणा बदल देंगे, दिल्ली से बेहतर हरियाणा बना देंगे। सर बढ़ती महंगाई और पेट्रोल और आज जितनी भी घर के हाउस होल्ड जो आइटम है, दाल होगी, तेल होगी, इनके ऊपर क्या आपका मैनिफेस्टो में क्या रहेगा? 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था जिसपे मैंने बीजेपी के लीडर स्मृति ईरानी और कई केंद्रीय मंत्रियों का एक फोटो जारी किया था। बीजेपी के शासन से पहले महंगाई इनको डायल लगती थी, अब इनकी प्रेमिका बन गई है। डीजल और पेट्रोल 100 रुपये से पार कर दिया, 100 रुपये पार है। सरसों का तेल 250 रुपये से पार कर दिया, रसोई गैस का सिलेंडर 850 रुपये से पार कर दिया। हर चीज़ में आग लगी हुई है, परंतु इनको ये कहते हैं कि ये तो अच्छे दिन चल रहे हैं, बीजेपी के अच्छे दिन चल रहे हैं, परंतु आम आदमी बहुत दुखी है। सर आम आदमी पार्टी इसमें क्या करेगी, इसमें अगर आपकी सरकार बनती है तो? आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली के अंदर जो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर सर्विसेज आती है उनको अपने ड्यूटल करने की कोशिश की, और हम केंद्र सरकार के अंदर भी इंटरवेंस कर रहे हैं। जैसे हम यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, हम गोवा में चुनाव लड़ रहे हैं, हम हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अगर केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करेगी तो वहाँ पर जाने की हमारी तैयारी पूरी है। सर किसानों की अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ये बोल रही है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, इसमें कांग्रेस वाली, आम आदमी पार्टी और कुछ पार्टियां शामिल हो गए, किसानों को आगे करते हैं, ये लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं, किसान बहुत कम है, इसके बारे में आप हरियाणा सरकार का मतलब मनोहर लाल खट्टर से लगा लें और केंद्र सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी से लगा लें, जो दो मुखिया हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार की बात करता हूँ। हरियाणा के मुखिया ने किसानों को कहा कि ये आतंकवादी, इनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान के अंदर है। मैं भी कहता हूँ इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान में क्यों है, क्योंकि इनके बेटे और पोते चीन के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा के अंदर लगे हुए। अपनी जड़ें देख लें, खट्टर साहब की जड़ें कहाँ पे हैं? इनकी जड़ें, जो देश का जो किसान है, इनकी ये देश के अन्नदाता है, और इनकी इतनी अनदेखी करना ठीक नहीं है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अन्नदाता से दुश्मनी सी होती है, ना
किसी किसान ने मांग नहीं करी, वो कानून लाए जो अडानी और अंबानी का फायदा करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, एक भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का मुख्यमंत्री, यहाँ का एक सांसद, एक विधायक, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हुए डरता है। पूरी दुनिया के अंदर एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या अपने स्टेट में फंक्शन करते टाइम डरता हो, क्योंकि जनता को इतने कड़ू वचन इन्होंने बोले, जनता के साथ इतना विश्वासघात इन्होंने किया, जनता की इतनी अनदेखी इन्होंने की, जनता के हर स्तर पर अनदेखी करी कि आज इनको डर लगने लगा। करनाल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, करनाल में फंक्शन करते टाइम उनको डर लगा। सर विशेष तौर पर खट्टर साहब की जड़ों की बात किया आपने, क्या मानते हैं कहाँ से है खट्टर साहब की जड़? जड़ोनी की तरह आप खट्टर साहब अखंड भारत का हिस्सा था। आज वो पाकिस्तान में चला गया या हिंदुस्तान में चला गया। जब खट्टर साहब पैदा हुए, आपने पर्टिकुलर कहाँ से मैं खट्टर साहब की बात की, मैंने खट्टर साहब कहते हैं कि उनकी, मैंने कहा कि खट्टर साहब उनकी जड़ें चीन में और पाकिस्तान में बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चीन और पाकिस्तान की रक्षा, उससे रक्षा करने के लिए हमारे अन्नदाता के किसानों के बेटे वहाँ पे खड़े हैं। खट्टर साहब जो आरोप लगा रहे हैं उनकी जड़ें कहीं हो, साहब अपनी जड़ें देख ले कहाँ से वो। मैं कह रहा हूँ खट्टर साहब को अगर ऐसा कुछ लगता है तो उनकी जड़ें कहाँ हैं वो तो वो बेहतर बता सकते हैं। किसानों की जड़ मैं बता रहा हूँ कि वो यहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान से उनकी जड़ें। देखिए आप शब्दों को ना घुमाएं। मैं कह रहा हूँ कि आज वो पाकिस्तान बन गया, जब वो आए थे वो हिंदुस्तान था। वो पार्टीशन 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 के दिन थे जहाँ पे लाखों के कत्ल हुए, लाशों से भरी ट्रेनों का आदान प्रदान हुआ। उस समय को हम नहीं भूल सकते। ये धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अंग्रेजों की चाल थी, उस चाल में इतने जो हाथ से दर्द भुगतने पड़े वो सबको याद है। परंतु आज अगर खट्टर साहब ये बोलते हैं कि हरियाणा के, पंजाब के लोगों की जड़ें चीन में और पाकिस्तान में, तो उनको अपनी जड़ें देखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं। दिल्ली की बात करूँगा सर, क्या दिल्ली सरकार लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल के जो टैक्स देती है सरकार, क्या उनमें राहत देकर मैं आपको याद करा दूं, दिल्ली सरकार ने 6 महीने पहले 8 रुपये लीटर अपने हिस्से का वैट उस पर कम किया था। अब केंद्र सरकार की बारी है, वो अपना 8 महीने पहले किया था। अब ताज़ा स्थिति जो है वो, ताज़ा स्थिति में अब केंद्र सरकार की बारी है। केंद्र सरकार ने इतनी जो ड्यूटियाँ लगा रखी है इस पर वो कम करे। केंद्र सरकार का अब जब दिल्ली सरकार ने 8 रुपये लीटर एक टाइम में कम कर दिया लोगों को राहत पहुँचाने के लिए, तो केंद्र सरकार देखे अपने हिस्सा। मुफ्त बिजली की घोषणा सर केवल छोटे राज्यों में या यूपी जैसे राज्यों में? केंद्र सरकार को आम और आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी एक नीति बता देती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये फैसला करना तो पार्टी सुप्रीमो का काम है, हम कहाँ देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। परंतु दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने लोगों का पैसा बचा के लोगों को दिया। हिंदुस्तान के अंदर इकलौती दिल्ली सरकार ऐसी जो प्रॉफिट में है। हिंदुस्तान के अंदर इकलौती दिल्ली सरकार ऐसी है जिसने अपने शासन में 2.5 गुना बजट को बढ़ाया। ना टैक्स चोरी कर, कलेक्शन करते टाइम चोरी होनी थी, ना टैक्स का खर्चा करते टाइम चोरी होनी थी, और जनता का माल बचा के जनता को दे दिया, और बाकी जगह भी बचा के सब जगह ऐसे ही दे दिया। सर ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है थोड़ा ये पार्टी सिंबल पे जो कहा ना, चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे सारे। सबसे बड़ा मुद्दा सर वुमेन सेफ्टी को लेकर होता है, हर जगह माहौल है। तो हरियाणा में किस प्रकार जो हालात दिल्ली के थे, अभी आपने बताया हालात हैं, वुमेन सेफ्टी में सबसे पहले आपकी पार्टी ने किस प्रकार कार्य करी? दिल्ली में जब दिल्ली पुलिस उस पर फेल हुई तो हमने हर गली मोहल्ले के अंदर कैमरे लगाए ताकि कोई बदमाशी महिलाओं के साथ करे, कोई चोरी चकारी करे, कोई गलत काम करे तो वो पकड़ा जाए। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कई केंद्रीय मंत्रियों के मुकदमे दिल्ली सरकार के CCTV से सुलझे हैं। हरियाणा पुलिस को भी मुस्तैद करेंगे और CCTV कैमरे हर गली मोहल्ले के अंदर लगवाएंगे ताकि अपराधों पर लगाम लगे। धन्यवाद।